न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जैसा कि झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। ऑपरेशन पूरा हो गया तो रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 44 को बचा लिया गया है अब तक, और हादसे में कुल 4 लोगों की जान भी गई है, 12 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर बड़ी दुर्घटना हुई, जहां इस बार दुर्घटना का शिकार एक महिला हुई है। ट्रॉली के केबिन से निकालकर जब लिफ्ट करने के दौरान महिला नीचे की ओर अचानक से गिर गई और घायल हो गई, मौत हो गई। और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 3 महिला और एक युवक शामिल है। मृतका की पहचान देवघर के जौसा गढ़ी के रहने वाली शोभा देवी के रूप में हुई है। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब यह ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट तक लग गई। बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों ने 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, और इसमें 33 लोगों की 3 हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे 3 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मौत तक हो गई। अंधेरा कोहरा इतना ज्यादा था कि ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। और इस खबर पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। प्रफुल्ल जी, लगातार हमने देखा कि ये 48 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसमें कई जिंदगियां फंसी हुई थी, लेकिन तेज हवा और ये ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सेना, वायुसेना, आईटीबीपी के जवानों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना को लेकर? थैंक यू। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये अभियान खत्म हो गया है। क्या आपको खबर मिल गई है? जी बिल्कुल, ये अभियान खत्म हो चुका है। और बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये अवगत हो जाना चाहिए कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेसिकली एयरफोर्स का ऑपरेशन था। जी। बेसिकली अगर हेलीकॉप्टर्स ना होते तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। जी। खैर, और इसमें बाकी सैनिकों की, आईटीबीपी की और सैनिकों की मदद से इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेसिकली प्रेडोमिनेंटली ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फ्लाइंग स्किल था, और इसके बिना ने हो नहीं सकता था। और मी-17 हेलीकॉप्टर जो और मी-8 हेलीकॉप्टर जो इस काम के लिए बहुत सक्षम माने जाते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। और इस तरीके से मी-17 हेलीकॉप्टर ने इतने सारे लोगों को निकाला वहां से, जान जोखिम करके, सैनिकों की मदद से विंच को लोअर किया। इसमें एक्सट्रीम स्किल्स की ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी, और जैसे कि आपके नैरेटिव ने बताया, एक्सट्रीम विंड्स थी, हाई स्पीड की विंड्स वगैरह इत्यादि में एक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना इस समय, और फिर एक जगह पे स्थिर रहना, नीचे विंच से लोगों को उतारना, नीचे से ऊपर खींचना, इसमें बहुत ही, जिसको कहते हैं, कार्यकुशलता की बहुत जरूरत होती है। प्रोफेशनलिज्म, एयरमैनशिप, कार्यकुशलता, ये सारी की सारी चीजें का एक समावेश था। और जिसको कहते हैं कि एक सर्विस है, एयरफोर्स ने तो बहुत नाम अब है, इसमें बहुत सालों से कर रहे हैं, और आपको कई इंसिडेंट्स पता है जिसमें ऐसे ऑपरेशन एयरफोर्स ने किए हैं रेस्क्यू। तो एक किस्म से एयरफोर्स का काम है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, बाकी सैनिकों ने अपनी ड्यूटी निभाई, और ये हमारे देशवासियों को बिल्कुल आश्वासन मिल गया होगा कि आप उनको चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमारे कार्य जो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्यों फेलियर हो रहा है। केबल्स में एक जगह नहीं, बहुत जगह फेलियर हो चुका है। ये क्या बात है? इसमें क्या कोई इसमें ऐसी चीज अड़चने हैं जो कि प्रोफेशनलिज्म को के लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दर्शाती हैं? ये सब, इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ बात में नहीं टल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जाने गई हैं कि लोग घायल हुए हैं, तो लोगों को इतना कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ी है। इस सब का पूरा इंक्वायरी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी चाहिए।
प्रोफेशनल्स को बुला के, और अगर हमारी केबल वेज में और ट्रॉलीज में प्रॉब्लम है तो उसको दूर करें। फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, ये सब उनको बुला के एक बार से स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कंपनी को बोल दिया जाए कि आप खोल दीजिए केबल और वो खोल दें और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का भी इसमें एक किस्म से एक खुलासा होगा। और ये एक किस्म सिर्फ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन ही नहीं था, ये एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था। और इसको देखकर अब पता चलता है कि जब एयरफोर्स है और फौज जहां होती है वहां आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी का पे चार चांद लग जाते हैं। जहां पे चीज नहीं हो सकती वहां चीज होके दिखाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही कहा जा सकता है कि दिलेरी रही हमारी सेना की, वायुसेना की, जो इस तरह से वहां पे 2500 फीट ऊंचाई, बिल्कुल यहां पर अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि कितनी ज्यादा ऊंचाई थी, और वहां से लोगों को निकाल पाना एक बहुत बड़ा टास्क आखिरकार सेना ने कंप्लीट किया है। ये बहुत बड़ा टास्क था, इसको वाकई में कंप्लीशन उसकी की गई है। अब ये तो मीडिया का काम है, अब किस तरीके से सेना की हौसला अफजाई और उनकी इज्जत अफजाई करें वो दूसरी बात है। पर क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट एजेंसीज को अब ये चीज दर्शानी चाहिए, इसको पूरा का पूरा से एज अ न्यूज ही नहीं, एज अ डॉक्यूमेंट्री सारी सबको दिखानी चाहिए कि किस तरीके से ये चीज की जाती है, ताकि हमारे यूथ को और हमारे जवानों को, नौजवानों को पता चल जाए कि वो सेना में जाएंगे तो उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, खैर जो जिंदगियां फंसी हुई थी उन्हें वहां से निकाला जा सका है सेना की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और देवघर रोपवे हादसे को लेकर राजनीतिक रस्साकशी भी देखने को मिल रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेएमएम सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये कल घटना घटी। 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक है, हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं किया। 2 साल तक मेंटेनेंस की भी चिंता नहीं की गई, और घटना घटती है तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर के खड़ी हुई है। राज्य के सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटा तक नदारत रहे, उनके वरिष्ठ नौकरशाह नदारत रहे। मैं शुक्र मनाता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ भेजने का काम किया। आईटीबीपी, जो आप सबको जानते हैं कि आईटीबीपी का जो सैनिक होता है वह पर्वत पर चढ़ने का उसको विशेष योग्यता होता है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया और अविलंब वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से और एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय करते हुए आईडीपीपी को लगाने के बाद, और भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक हुई। रूस से तेल खरीद पर विदेश मंत्री ने 2-2 कहा। आप भी सुनिए। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia,
I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy, which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद आज यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया। यूपी सरकार के अकाउंट को हैक कर कई सारे ट्वीट भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट की डीपी तक बदल दी और उसकी जगह कार्टून की फोटो लगा दी। हालांकि अकाउंट को तुरंत रिस्टोर कर लिया गया और फर्जी ट्वीट हटा दिए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएमओ का ट्विटर अकाउंट शनिवार को हैक कर लिया गया था। यूपी सीएम अकाउंट पर एक कार्टूनिस्ट तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अज्ञात हैकर्स ने यूपी सीएमओ अकाउंट पर कुछ रैंडम ट्वीट का एक थ्रेड भी पोस्ट किया। हालांकि जल्द ही यूपी सीएमओ अकाउंट को रिस्टोर जरूर कर लिया गया था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद अब यूपी सरकार का अकाउंट भी हैक किया गया। यूपी के सीएमओ के ट्विटर अकाउंट के 40 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। बता दें कि हाल ही में बीते दिनों संसद में एक प्रश्न के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 5 सालों में केंद्रीय सरकार के 600 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए हैं। सरकार के ट्विटर हैंडल और ईमेल अकाउंट्स की हैकिंग से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक 641 अकाउंट हैक हो चुके हैं। तो जिस तरह से ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे हैं, इसमें सवाल है कि आखिर जब इस तरह बड़े बड़े सरकारी अकाउंट्स हैक हो रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल है। और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। सबसे पहले धन्यवाद। पवन जी, हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक देखिए बड़े सरकारी अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। यूपी सीएमओ का और यूपी गवर्नमेंट का सरकारी अकाउंट हैक हुआ, आईएमडी का सरकारी अकाउंट हैक हुआ, यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और एक के बाद एक इस तरह से ट्विटर अकाउंट जब हैक हो रहे हैं इन सरकारी संस्थानों के, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, उनके ट्विटर अकाउंट कितने सुरक्षित हैं? आम जनता को कहीं ना कहीं नींद से जगना पड़ेगा। हम पूरे भी सुरक्षित नहीं है। आज साइबर सुरक्षा में सेंध चारों ओर से लगाई जा रही है। साइबर आक्रमण हो रहे हैं और भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से रेगुलेट करने के लिए कोई हमारे पास कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर सुरक्षा के तमाम पहलुओं को कवर नहीं करता। तो इस तमाम सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आप कृपया मान लीजिए कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जितनी जल्दी आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अपनाएंगे उतने ही जल्दी आपका डेटा और आपका डिजिटल प्रेजेंस भविष्य में सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से एक के बाद एक देखिए ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके बीच की कड़ी कौन है ये भी नहीं सामने आ पाया है। और संसद में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि अब तक 641 ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं। जी देखिए, ट्विटर अकाउंट का ये मतलब नहीं है कि ट्विटर जो है सर्वोपरि है और वो हैक हो ही नहीं सकता। ट्विटर अकाउंट अल्टीमेटली एक कंप्यूटर रिसोर्स है और अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुल ना हुए या आपने अपना पासवर्ड बहुत कमजोर रखा तो गैस करना, उसको हैक करना बहुत एक बच्चे का खेल है। तभी जरूरी हो जाता है कि आप लगातार अपनी जो सुरक्षा है, चाहे वो ट्विटर के अकाउंट की सुरक्षा हो, सोशल मीडिया की, ईमेल की अकाउंट की सुरक्षा हो, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम ये नहीं सोचते कि हम ट्विटर अकाउंट खोल लेंगे और सारी साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, जैसा कि आपने कहा पवन जी कि अगर पासवर्ड बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि जो डाटा होता है वो चोरी हो जाता है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जी, आज सारा खेल डेटा का है। हम लोग एक डेटा इकोनॉमी में रहते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली डेटा जनरेट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं और हमारे जो अकाउंट्स में डेटा है वो साइबर क्रिमिनल्स के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि उसको अनऑथराइज तरीके से निकाला जा सके, उसे बेचा जा सके, खरीद फरोख्त की जा सके। तो ये डेटा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये इस डेटा के महत्व को जानते हुए हम साइबर सुरक्षा को थोड़ा प्रबल रूप से एक प्रमुख स्थान दे अपने जीवन में तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए आज भारत जो है इंटरनेट के उपयोग के मामले में तीसरे नंबर पर है, तीसरा स्थान रखता है।
लेकिन एक के बाद एक इस तरह से जो चीजें इंटरनेट पर पोस्ट की जाती हैं, ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप भी देख पा रहे हैं, हम सभी सबसे ज्यादा ट्विटर पर ही आजकल एक्टिव होते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं कि बड़ा माध्यम है ट्विटर। तो ये एक बड़ी घटना की तरह से भी देखा जा सकता है कि एक के बाद एक इस तरह से बड़े सरकारी अकाउंट्स हैक होना सबकी सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, सारे सरकारी अकाउंट्स का हैक होना शो करता है कि कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स भारत के सरकारी अकाउंट्स को टारगेट करना है, के माध्यम से लोगों के हृदय में एक दहशत, डर फैलाना चाह रहा है। ऐसा आप अगर हम आपके सरकारी अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो आप तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो लोगों के हृदय में अविश्वास की भावना को जागृत करना चाहता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज जो देख रहे हैं उसको विश्वास ना करें। कोशिश करें अपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखें। कोशिश करें हर 15 दिन में अपने पासवर्ड को बदलें जरूर। कोशिश करें पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। कोशिश करें महत्वपूर्ण जानकारी इन ऐसे अकाउंट्स में ना रखें ताकि अगर इनका हैकिंग हो भी जाए तो आपको नुकसान ना हो। अल्टीमेटली बैकअप होना बड़ा जरूरी है। हर चीज जो आप कर रहे हैं उसका बैकअप रहेगा। तो अगर आपके अकाउंट को अनावश्यक तरीके से एक्सेस भी किया गया तो बैकअप से आप पूरा रिस्टोर कर पाएंगे। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और साइबर सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाइए। यही मूल मंत्र हम सबके लिए है। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहूंगी पवन जी, आपके माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जब कोई ट्विटर अकाउंट या फिर किसी भी तरह का अकाउंट हैक हो जाता है और डेटा चोरी जैसी तमाम संभावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो ऐसे में आखिर क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं और इन अटैक्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? मतलब डेटा चोरी के अलावा और क्या कर सकते हैं हैकर्स इन अकाउंट्स को हैक करके? अकाउंट्स को हैक करके न केवल डेटा चुराया जा सकता है, साथ ही साथ उन अकाउंट्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। उस माध्यम से गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। लोगों के जो मानसिकता है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास की भावना को जागृत किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइजेशन में एक टूल होता है ये। लोगों को डिस्टेबलाइज करना आज बहुत आसान है अगर उनके अकाउंट्स को आप हैक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्रॉडर संदेश और ब्रॉडर उद्देश्य जो होता है साइबर क्रिमिनल्स का केस में केस के अनुसार होता है। लेकिन डेटा ही एकमात्र इशू नहीं है। ब्रॉडर इशू कहीं ना कहीं आपका जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस है सुरक्षा को लेकर, डेटा के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको हिलाना भी कई बार एकमात्र स्रोत होता है, उद्देश्य होता है इन साइबर क्रिमिनल्स का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक के बाद एक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं ट्विटर पर। इसके अलावा भी अब तक कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जैसा कि खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कार्यवाही के दौरान ये बताया कि किस तरह से 641 ट्विटर अकाउंट अब तक हैक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी का बयान के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये भाजपा नेता तो आग लगाने का काम करते, मैंने पहले ही कहा आपको बुझाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। करौली के अंदर जो कुछ हुआ, सरकार ने अपना काम किया, अरेस्ट कर रहे लोगों को। क्यों हुआ, कौन दोषी है, उसकी जड़ पे आना चाहिए। ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और इनको ऊपर से इशारा है कि और तो तुम कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में 4 साल तक तो विपक्ष निकम्मा रहा, नाकारा रहा, भूमिका अदा नहीं कर पाया विपक्ष के रूप में। हमारी कमियां भी होगी, उनको उजागर करते। कमियों को उजागर करने के बजाय तो सरकार गिराने में लगे हुए थे लोग। इसलिए जब अभी 4 साल कुछ नहीं कर पाए, एक के बाद एक अच्छे बजट आ रहे हैं, तो उसे घबरा करके ऊपर से इनको इशारा किया गया है। अब आपका एक ही रास्ता बचता है, कैसे आप तनाव पैदा करो, किस प्रकार से माहौल खराब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी दुर्योजन करो जिससे कि तुम्हारे चांस बढ़ जाए चुनाव कामयाब होने के लिए। जनता इस बार कामयाब इनको होने देगी नहीं, क्योंकि शानदार कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, पानी, बिजली, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी।
उधर गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया है और उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे। हार्दिक पटेल के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और वहीं इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को बीजेपी सरकार को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी और अमित शाह जी चुप हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सीएम बोम्मई भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार के रोम रोम से दुर्गंध उठ रही है, बू उठ रही है। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 50,000 ठेकेदारों ने बोम्मई सरकार पर 40% रिश्वत में कमीशन मांगने का लिखकर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी को एक से अनेक बार चिट्ठी लिखी। इस समय वो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जनधन की इस लूट से नहीं बच पाए हैं। श्री पाटिल, जिन्होंने आज खुदकुशी कर ली, आत्महत्या की, वो कई बार ये पत्र लिखकर बता चुके कि कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री ईश्वरप्पा ने उनसे 40% कमीशन तथा कथित तौर से लिया, रिश्वत के तौर पर। कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेता ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, हम सब ने महामहिम राज्यपाल से लेकर बार बार विधानसभा के पटल तक उनको खारिज करने की और जांच की मांग उठाई, पर कुछ नहीं हुआ। और आखिर में भाजपा के उस कार्यकर्ता को, जिससे रिश्वत का पैसा लूटा गया था, आज एक सुइसाइड नोट लिखकर खुदकुशी करनी पड़ी। भ्रष्टाचार का इससे ज्वलंत सबूत क्या है? अमित शाह जी चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, बसवराज बोम्मई जी चुप हैं। साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री भी साझेदार हैं। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कर्नाटक के लोगों की ओर से, या तो अपने भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करो, उन पर एफआईआर दर्ज करो, कत्ल और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करो और इसकी निष्पक्ष जांच करो, वरना मुख्यमंत्री हो या उनका पूरा मंत्रिमंडल हो। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।